अब हम फिक्सेस देखते हैं। पहला है लिमिटिंग फैन आउट। लिमिटिंग फैन आउट मतलब ये नहीं कि रिक्वेस्ट सर्विसेज पे जाए ही ना, बट ये कि रिक्वेस्ट फैन आउट हो तो कुछ लिमिटेड सर्विसेज या डेटाबेस पे ही जाए। दैट इज, एक रिक्वेस्ट, यहाँ जैसे वेब एप्लीकेशन था तो हमने देखा था ना नीचे बहुत सारा बैकएंड था, तो उतना सारा अगर 100 है तो सारे बैकएंड्स पे ना जाए, क्योंकि वो देखो 0.99 क्रॉस 0.99 सब अगर सर्विसेज अच्छा भी रहेगा, अपना सही टाइम पे चल रहा होगा, फिर भी ओवरऑल लेटेंसी बढ़ जाता है। तो एक रिक्वेस्ट से जितना डाउनस्ट्रीम कॉल्स, ये डाउनस्ट्रीम कॉल्स है, जितना डिपेंडेंट सर्विसेज है अलाउड है, उसको लिमिट करो। अगर एक सर्विस 20 सर्विसेज को हिट करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लोनेस तो एकदम स्काई रॉकेट होना ही है। यहाँ पे 10 का मैंने बोला था, अगर 20 रहेगा तो क्या होगा, 0.99 क्रॉस 0.99, 20 टाइम्स हो जाएगा 0.99 टू द पावर 20, बहुत ज्यादा हो गया लेटेंसी। तो इसका फिक्स होता है लिमिटिंग फैन आउट। फैन आउट कम करो। अब देखो, लिमिटिंग फैन आउट में काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। कुछ लोग समझते हैं लिमिटिंग फैन आउट का मतलब होता है किसी रिक्वेस्ट को मैक्सिमम n सर्विसेज पे ही जाने का अलाउ करो, सारे माइक्रो सर्विसेज पे नहीं। अगर ये 20 सर्विसेज है तो कुछ 5 या 10 पे ही अलाउ करो, सारे पे नहीं। और कुछ लोग समझते हैं कि इसका मतलब होता है तुम रिजल्ट्स फेच करो और यूजर को शो करो बस टॉप 50 या टॉप 100। ओके, यहाँ पे लोग क्या समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ सर्विसेज कम करो। यहाँ पे लोग समझते हैं कि जो रिस्पॉन्स हम शो कर रहे हैं यूजर को उसको लिमिट कर दो, जैसे बस टॉप 30 ट्वीट्स एक बार में पुल करो और यूजर को शो करो। अच्छा, पहले ये समझो कि माइक्रो सर्विसेज का मतलब क्या है। ग्रुप ऑफ सर्विसेज सच दैट हर एक सर्विस अपना एक डेडिकेटेड काम कर रहा है। अभी डिटेल में नहीं बात करेंगे, इसका एक प्लेलिस्ट होगा, बट बस इतना समझो कि कोई एक बड़ा एप्लीकेशन को जिसमें सारा लॉजिक एक साथ रहता है, उसको अगर तोड़ दिए छोटे छोटे इंडिपेंडेंट लॉजिक में, जैसे एक हो गया ऑर्डर सर्विस, एक हो गया इन्वेंट्री सर्विस, एक हो गया पेमेंट सर्विस, इससे हर छोटा छोटा सर्विस अपना डेडिकेटेड काम कर रहा होगा। तो अगर लेट्स से ट्विटर एप्लीकेशन है, उसके लिए एक फॉलोअर सर्विस हो सकता है, एक ट्वीट सर्विस हो सकता है। तो इस तरह करके मान लो 20 छोटे छोटे माइक्रो सर्विसेज या सर्विसेज हैं फॉर ट्विटर। तो अगर फर्स्ट पॉइंट लेके चलें तो वो कहता है हार्ड स्टॉप लगा दो क्वेस्ट पे टू लिमिट द फैन आउट, नहीं जाने दो सारे 20 सर्विसेज पे। तो मान लो तुम्हारा कोड लॉजिक ऐसा लिखा हुआ है कि होम टाइमलाइन या फिर कंप्लीट रेस्पॉन्स होता है, वो तुमको तभी मिलेगा जब वो सारे 20 माइक्रो सर्विसेज पे जाएगा, क्योंकि सबको ही अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। तो अगर पूरा रेस्पॉन्स बनाना है तो तुमको सब पे जाना ही पड़ेगा। इस तरह का अगर कोड लॉजिक लिखा हुआ है, तो अगर हमने हार्ड स्टॉप लगा दिया लिमिट करने के लिए, टेल लेटेंसी एक्सप्लोजन से बचाने के लिए, अगर हमने बस 2 या 5 सर्विस पे ही जाने का फैसला लिया, हार्ड स्टॉप लगाया, तो फिर तो पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और सेकंड पॉइंट में जैसे लोग कह रहे हैं कि टॉप 50 या टॉप 100 फेच करके ही बस लाओ, तो टॉप 50 या टॉप 100 भी फेच करने के लिए तो सारे माइक्रो सर्विस पे जाना ही पड़ेगा, तभी वो कंप्लीट 50 रेस्पॉन्स या 100 रेस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि लॉजिक तो ऐसा है कि सबके पास अलग अलग काम हो रहा है, तो अगर पूरा रिस्पॉन्स, अगर एक भी रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे सारे ट्वीट्स नहीं, सिर्फ एक भी ट्वीट चाहिए, तो उसके लिए हर सर्विस में जाना पड़ेगा, कहीं से यूजर इन्फॉर्मेशन, कहीं से ट्वीट इन्फॉर्मेशन, कहीं से फॉलोअर इन्फॉर्मेशन, फॉलोई इन्फॉर्मेशन। तो कोड लॉजिक ही इस तरह का लिखा हुआ है कि सब जगह जाना ही पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो गलत है। तो एक क्वेश्चन समझो, वो समझते ही तुम्हारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इज द रिक्वेस्ट गोइंग थ्रू ऑल 20 सर्विसेज और नॉट? इफ नॉट, देन हाउ इज द रेस्पॉन्स इवन क्रिएटेड? पहले ये बताओ, व्हाट डज वन रिक्वेस्ट गोज थ्रू 20 सर्विसेज एक्चुअली मीन? कुछ ऐसा जो हमने डायग्राम में देखा है। एक रिक्वेस्ट 20 सर्विसेज पे जाएगा, सेम इकलौता रिक्वेस्ट फैन आउट होता है 20 सर्विसेज में। फाइनल रिस्पॉन्स को सारे 20 सर्विसेज से रिस्पॉन्स आने का वेट करना पड़ता है। जैसे ये एग्रीगेटर सर्विस वेट करेगा कि सबको अपना अपना रिस्पॉन्स देगा, तब तो मैं उसको एग्रीगेट करूँ, कंबाइन करूँ और फाइनल रिस्पॉन्स दूं। तो अगर रिक्वेस्ट 20 सर्विसेज को हिट करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लोनेस स्काई रॉकेट कर जाएगा। टॉप के का मतलब होता है रीड रिक्वेस्ट को सारे 20 सर्विसेज पे जाने से रोका जाए या बचाया जाए। तो वापस से हम अपना ट्विटर होम टाइमलाइन याद करेंगे। अगर हम
होम टाइमलाइन रीड करते वक्त, मतलब जब यूजर ने अपना होम टाइमलाइन खोला, वो क्या हुआ, रीड रिक्वेस्ट टू द ट्विटर एप्लीकेशन। अगर उसी वक्त सारे फॉलोअर्स के ट्वीट्स फेच करें हम, जैसा हमने फर्स्ट अप्रोच में देखा था जहां पे मल्टीपल ज्वाइन क्वेरीज हैं, तो अगर इसको माइक्रो सर्विसेज के टर्म्स में बात करें, ये एक एप्लीकेशन नहीं होगा, ये बहुत सारा छोटा छोटा स्मॉल माइक्रो सर्विसेज या फिर स्मॉल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या नोड या पाइथन एप्लीकेशन, जैसा कि प्रोडक्शन में कोड रहता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो सर्विसेज। प्रोडक्शन में एक सिंगल कोड जैसा एप्लीकेशन आजकल बहुत कम ही होता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन को मेंटेन करना और इंडिपेंडेंटली स्केल करना बहुत मुश्किल होता है। तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है बिजनेस लॉजिक का। तो डिफरेंट सर्विसेज जैसे 4 से 5 स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है यहाँ पे, या फिर नोड एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ पाइथन एप्लीकेशन हो सकता है। मतलब जिस लैंग्वेज में एप्लीकेशन बन रहा है वो भी चिल है, मतलब जिस टाइप का लॉजिक के लिए जो लैंग्वेज या डेटाबेस सही लग रहा है वैसे बनाओ डिफरेंट सर्विसेज। लेट्स से एक सर्विस से रिलेटेड डेटा के लिए अगर एसक्यूएल डेटाबेस सही है तो वो यूज करो, अगर उसके लिए जावा लैंग्वेज सही है तो वो यूज करो। दूसरे के लिए अगर नो एसक्यूएल डेटाबेस सही है, उसके लिए गो लैंग्वेज सही है तो तुम वो यूज करो। जिस लॉजिक के लिए जो बेस्ट सूटेड है तुम वो यूज करो। ये भी एक फायदा होता है माइक्रो सर्विसेज का कि जहां जैसा रिक्वायरमेंट है वहां वैसा डेटाबेस या लॉजिक या लैंग्वेज एटसेट्रा यूज करो। सारे डेटा को एक ही डेटाबेस में रखना जरूरी नहीं है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझो कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में जहां 20 सर्विसेज हैं, मान के चल रहे हैं कि 20 सर्विसेज हैं, वहां पे डिफरेंट सर्विसेज में डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। जैसे यहाँ पे फॉलोअर डेटा है, यहाँ पे ट्वीट्स डेटा है, यहाँ पे रिकमेंडेशंस डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज पे है। तो डिफरेंट डेटा अलग अलग सर्विसेज से एसोसिएटेड है, वहां से डेटा सेपरेटली लाएंगे और एक कंबाइनर सर्विस जैसा वेब एप्लीकेशन हमने देखा था, वेब एप्लीकेशन फिर वहां पे नीचे जो छोटा छोटा सर्विसेज था, तो यहाँ से रिस्पॉन्स सबका लाएंगे और जैसा यहाँ ज्वाइन क्वेरी में हो रहा है वैसा फिल्टरिंग और ज्वाइनिंग करेंगे। तो अगर फर्स्ट अप्रोच से जाएं इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सर्विस लेवल, इस तरह से इफ यू आर ट्राइंग टू रीड इन रियल टाइम और लेट्स से तुम्हारे 5000 फॉलोअर्स हैं, तो जब कोई एक भी फॉलोअर अपना होम टाइमलाइन खोलेगा तो क्या होगा, एक यूजर रिक्वेस्ट आएगा, वो रीड रिक्वेस्ट, होम टाइमलाइन जो खोला वो हो गया एक यूजर रिक्वेस्ट, यहाँ पे आया वेब एप्लीकेशन में। अब वो जाएगा 20 माइक्रो सर्विस के पास, सब अपना अपना रिस्पॉन्स देगा, फिर ये कंबाइन करेगा, तब जाके होम टाइमलाइन पे ट्वीट्स दिखेगा। बट ऐसे सर्विसेज पे फैन आउट एक्सप्लोजन हो जाएगा। दिस इज अ बैड डिजाइन। वो याद करो 0.99 क्रॉस 0.99। गुड डिजाइन क्या है, जो हमने डिस्कस किया था प्री कंप्यूटेशन वाला लॉजिक, मतलब टाइमलाइन को प्री कंप्यूट या कैश करो, उसके बाद रीड टाइम पर सिर्फ टॉप 100 या टॉप 1000 या कुछ मोस्ट रेलेवेंट ट्वीट्स फेच करो। मतलब सेकंड वाला अप्रोच में जो कैश में डेटा भरे, बोले तो सबके ट्वीट्स भी मत शो करो होम टाइमलाइन पे एट द टाइम ऑफ रीड। कस देखो एक पर्सन के जितने फॉलोअर्स ने जितना ट्वीट किया है 47 से, उतना तो नहीं दिखाएंगे यूआई पे, स्क्रीन साइज के लिमिटेशन के कारण भी एक बार में वो सारा डेटा या ट्वीट तो नहीं देख पाएगा। तो इसलिए सारा फेच मत करो और रेलेवेंट ही ट्वीट्स शो करो। पार्शियली रैंकिंग कर लो ट्वीट्स का, ताकि लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही ट्वीट्स दिखाया जाए। देखो अगर एक पर्सन स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ये हमें पता चला उसका ट्विटर पे पास्ट एंगेजमेंट डेटा से, जहां ये दिख रहा है कि वो स्पोर्ट्स वाले ट्वीट्स को ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसे लाइक करता है, तो हम स्पोर्ट्स वाले ट्वीट्स को हाई रैंक करेंगे इस पर्सन के लिए। तो हो सकता है कि हमें इस पर्सन के सारे फॉलोअर्स के ट्वीट्स इसे नहीं दिखाने पड़े। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टेड है कुछ ही चीज में, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और भी कुछ कुछ हो सकता है, और हम देख रहे हैं कि बाकी सारे ट्वीट्स पे उसका कोई एंगेजमेंट भी नहीं है, लाइक नहीं करता, उस पर टाइम नहीं देता है, तो फिर वो दिखा के फायदा नहीं है। ये रैंकिंग वगैरह ये सब हम सब देखेंगे एक्चुअल लॉजिक लेके कि किस तरह होता है।
ब्लूम फिल्टर वगैरह, बट अभी कुछ नहीं देखेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी बस इतना समझो कि पार्शियली एनी हाउ रैंक कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये यूजर किस किस चीजों में इंटरेस्टेड है। और सारे फॉलोअर्स का डेटा नहीं दिखाना है, बस जिसमें जिसमें इसको इंटरेस्ट है उन्हीं फॉलोअर्स का ट्वीट्स इसको उसके होम टाइमलाइन पे दिखाना है। और ये भी कि पूरा कैश उठा के नहीं लाना है 1947 से, उतना जितना वो एक बार में देख सकता है। तो स्टॉप वंस यू हैव एनफ डेटा, कि अगर कुछ टाइम तक यूजर स्क्रॉल भी करे तो भी वी हैव सम डेटा टू शो, जस्ट द रेलेवेंट वंस। तो ट्विटर का रीड रिक्वेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन एवरी पॉसिबल सर्विस और फॉलोअर। न सारे सर्विस पे डिपेंडेंट है, ना ही सारे डेटा पे। सर्विस पे क्यों नहीं? बिकॉज एट द टाइम ऑफ रीड हमको प्री कंप्यूटेड डेटा मिला हुआ है, और जो नहीं है मेरे पास वो सेलिब्रिटी वाला। सेलिब्रिटी से जितना रिलेटेड सर्विसेज हैं, लेट से एक या दो सर्विसेज सेलिब्रिटी लॉजिक रखे हुए हैं, तो रीड टाइम पे नॉर्मल यूजर्स का डेटा हम प्री कंप्यूटेड कैश से उठाएंगे, और बस सेलिब्रिटी के लिए एक या दो सर्विसेज पे जाएंगे। तो अगर यूजर रिक्वेस्ट आया, मोस्टली तो वो कैश से उठा लिया, और बाकी के लिए एक या दो सर्विसेज को हिट किया। बस उतने पे रिक्वेस्ट को भेजना होगा, सारे सर्विसेज 20 सर्विसेज पे नहीं भेजना होगा। और अब जब यूजर सारे फॉलोअर्स के डेटा में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन फॉलोअर्स का डेटा भी नहीं दिखाना है होम टाइमलाइन पे। तो जब यहाँ से डेटा फेच कर रहे हैं रेस्पॉन्स बनाने के लिए, कैश से हम उन फॉलोअर्स का डेटा उठाएंगे ही नहीं जिसमें यूजर्स इंटरेस्टेड नहीं है, जो रीड कर रहा है अपना होम टाइमलाइन। अब यहाँ पे सोचो, एक और ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं कि जब कैश में डेटा रख रहे हैं ना, उस टाइम पे भी उन फॉलोअर्स का डेटा हटा देते हैं जो कि पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका होम टाइमलाइन है वो अगर कुछ फॉलोअर्स के ट्वीट में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट एरिया में नहीं आते हैं, जैसे गजल या कुछ और, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी नहीं डालेंगे, तो कैश पे भी कम लोड पड़ेगा। मतलब ये सारा ऑप्टिमाइजेशन हम और आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए बस फोकस ये रखो कि फैन आउट कम करना है। तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, पता है क्या? सोच के देखो। तुम बोल सकते हो कि श्वेता, आप गलत बोल रहे हो, प्री कंप्यूटेशन जब हो रहा था तो उसमें भी तो मस्त वाला फैन आउट हुआ ही था। अगर कोई 1% ट्वीट किया तो उसके लिए सारे सर्विसेज पे तो जाते ही थे, फैन आउट तो हो ही रहा था। तो रिक्वेस्ट फैन आउट एक्सप्लोजन से बचा कैसे? मैं बोलूंगी, देखो, जब हमने प्री कंप्यूट किया वो एसिंक्रोनस था, बैकग्राउंड वर्कर्स अपने पेस पे उसको कर रहे थे, जब थ्रेड्स फ्री हो रहे थे तब कर रहे थे। बट यहाँ एट द टाइम ऑफ रीड, जब यूजर ने अपना होम टाइमलाइन खोला हुआ है और होम टाइमलाइन का रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, और उस टाइम पे जब हम सारे सर्विसेज से डेटा लेके आ रहे हैं 20 सर्विसेज से, तो वो सिंक्रोनस कॉल है या ब्लॉकिंग कॉल है। यूजर स्क्रीन पे देखने का वेट कर रहा है, तो थ्रेड्स ब्लॉक्ड हैं। जब प्री कंप्यूटेशन हुआ था उसमें थ्रेड्स को ब्लॉक नहीं किया था हमने, मस्ती में क्यूइंग और थ्रेड पूल से आराम आराम से काम हो रहा था, और कैश पे डेटा प्री कंप्यूट होके रखा जा रहा था। सो वहां कोई एक्सप्लोजन नहीं था, कस कोई स्ट्रिक्ट वाला वेट नहीं कर रहा था कि प्री कंप्यूटेशन फिनिश करो तुम 5 सेकेंड में और रिजल्ट शो करना है किसी यूजर को, वो नहीं हो रहा था। कोई वेट नहीं कर रहा था, अपने पेस पे हो रहा था वो। तो वो अपना टाइम लेके प्री कंप्यूटेशन कर रहा था। सो वहां पे एक्सप्लोजन नहीं है, वो कुछ हैंग नहीं कर रहा है ब्लॉक करके। एक और एग्जांपल से सोचो, जब तुम Amazon पे बाय नाउ पे क्लिक करते हो, क्या Amazon पूरा वेयर हाउस सर्च करने लगता है उस टाइम पे? नेवर। मतलब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सर्विस कॉल्स नहीं होता है एट रियल टाइम, पहले ही इन्वेंट्री इंडेक्स हो चुकी होती है, सच दैट इन्वेंट्री का डेटा की वैल्यू जैसा बन गया और ऑर्डर ऑफ 1 में डेटा मिल जाता है। प्रोडक्ट्स रैंक्ड होते हैं ऑलरेडी, वेयर हाउसेस मैप्ड हुई रहती हैं, और डिलीवरी रूट्स वो प्री कंप्यूटेड होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ क्लिक सिस्टम सिर्फ बेस्ट ऑप्शन लुकअप करता है, हैवी वर्क पहले ही हो चुका होता है, यूजर को वेट नहीं करवाता है। तो अब हम समझ चुके हैं टॉप के का रियल मीनिंग। लिमिट लगाओ
on how many results you fetch, लिमिट लगाओ on how many downstream calls और service calls you depend on। जो दूसरा वाला अंडरस्टैंडिंग हमने देखा था लोगों का, वो गलत है। That request still goes through all the services, but we just show top 50, क्योंकि अगर रियल टाइम पे ही करना है फिर भी तो वो 20 सर्विसेज पे जा ही रहा है, तो वो गलत है। सही वाला है request is designed so that it only depends on top 50 results and therefore avoids calling everything, meaning it is not about hiding results but relevant दिखाओ, और उतना ही दिखाओ जितना एक यूजर रीड कर सकता है। एक दिन में 1 मिलियन ट्वीट्स तो नहीं पढ़ पाएगा ना। इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग इन रियल टाइम, जैसे एट द रीड टाइम। रीड टाइम यही सबको बी सर्विस पे नहीं भेजना है, भेजे सब पे हैं, बट पहले ही भेजे हैं, पहले ही भेज के प्री कंप्यूट करके रख लिए हैं, सच दैट एसिंक्रोनसली काम निकल जाए और सिंक्रोनस वाले ब्लॉकिंग कॉल से बच गए एट रीड टाइम। पूरी तरह नहीं, देखो एक या दो सर्विसेज को कॉल किए, जैसे फॉर सेलिब्रिटी यूज केस, वहां पे ब्लॉकिंग कॉल हुआ, लेकिन वो सिस्टम को हैंग नहीं करवाएगा, यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़िया। तो ये मैटर क्यों करता है फॉर टेल लेटेंसी या लेटेंसी? देखो, रिक्वेस्ट जब 20 सर्विसेज पे डिपेंड करता है तो टेल लेटेंसी एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाई मतलब बढ़ता है। जब रिक्वेस्ट 5 सर्विसेज पे डिपेंड करता है, टेल लेटेंसी इज मच लोअर, यहाँ से तो काफी कम होता है। और जब एक या दो सर्विसेज पे रिक्वेस्ट डिपेंड करता है तो लेटेंसी स्टेबल होती है, मतलब लेस फैन आउट इक्वल्स टू लेस टेल एम्पलीफिकेशन। एक इंसान जिसके पास बहुत टाइम है, वो अगर इन्फिनाइट स्क्रॉल किए जा रहा है तो वो कैसे हैंडल हो रहा है एट द रीड टाइम? फर्स्ट रीड रिक्वेस्ट पे टॉप 50 ट्वीट्स फेच किया फ्रॉम कैश। यूजर स्क्रॉल करता है, जब होम टाइमलाइन में एंड के पास आ रहा होता है, मतलब अभी तक एंड पहुंचा नहीं है, एंड के पास आ रहा होता है, रिक्वेस्ट सेंड होता है एसिंक्रोनसली टू द सर्वर कि तुम नेक्स्ट 50 ट्वीट्स और भेजो। तो ये कहां से भेजेगा? प्री कंप्यूटेड कैश जो है वहीं से ये नेक्स्ट 50 भेज रहा है। जब ये यहाँ पहुंचेगा एंड पे, उससे पहले ही इसी पॉइंट पे एसिंक्रोनसली एक रिक्वेस्ट हो गया, तो अभी थोड़ा टाइम है उसको नीचे पहुंचने में, तब तक वो आराम से और फिर नेक्स्ट 50 लाके रख लिया। अब पेज इतना बड़ा हो गया, उसके रीड करने के लिए डेटा और आ गया है उसके पास। रियल टाइम पे कुछ कंप्यूटेशन नहीं हो रहा है, जो नेक्स्ट 50 भी लिया वो ऑलरेडी कंप्यूटेड डेटा से ही आया। सो यही प्रोसेस रिपीट होता है, डेटा कैश से ही आ रहा है, हेवी कंप्यूटेशन रिपीट नहीं होता है। तो सब कुछ एक बार में नहीं, बट धीरे धीरे एसिंक्रोनसली फेच हो रहा है। तो अगर इसका एक मेंटल मॉडल बनाया जाए जो कि तुम याद रहे, तो बिफोर यूजर रिक्वेस्ट क्या हो रहा है? सारा हैवी वर्क, फैन आउट, प्री कंप्यूटेशन कर लो, और जब यूजर रिक्वेस्ट आया, रीड रिक्वेस्ट आया, तो स्मॉल लुकअप करो फॉर सेलिब्रिटी केस, जो कि 1 से 2 सर्विसेज को हिट करेगा, तो ज्यादा फैन आउट नहीं है, लेटेंसी स्टेबल ही रहेगी। और टॉप के फेच करो फ्रॉम द प्री कंप्यूटेड कैश, तो यहाँ कैशिंग भी हो रही है, कैश से डेटा लेके आ रहे हैं। और जब एक यूजर रिक्वेस्ट हिट हो जाए, तो मान लो एक यूजर रिक्वेस्ट हिट हुआ है, होम टाइमलाइन खुला है और वो अपना ट्वीट रीड कर रहा है, हो सकता है उसी टाइम पे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे कोई एक बंदा जो ये यूजर फॉलो करता है, लेट्स से दिस इज पर्सन ए और पर्सन बी है ये, एंड पर्सन बी इज फॉलोइंग दिस। तो अगर इसने अभी होम टाइमलाइन खोला और उसी टाइम पे या तो 1 या 2 सेकंड बाद ये पर्सन कोई ट्वीट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल, इसका एसिंक्रोनसली ट्वीट प्री कंप्यूटेशन कैश पे या फिर इसका होम टाइमलाइन पे जाएगा, तो रियल टाइम में इसको ये डेटा नहीं दिख रहा है, ये ट्वीट इसको रियल टाइम में नहीं दिख रहा है, वो प्री कंप्यूटेशन कैश में ही जाएगा और वो जैसे नॉर्मल काम हो रहा था वैसा ही चलेगा। रियल टाइम में जब रिक्वेस्ट यहाँ पे आने वाला रहता है एट द एंड, तो वो प्री कंप्यूटेशन किया हुआ कैश से नेक्स्ट 50 रिक्वेस्ट मार लेगा, मतलब आफ्टर यूजर रिक्वेस्ट जब वो एंड पे पहुंचने वाला रहता है, तो एक नेक्स्ट 50 के लिए एक एसिंक्रोनस कॉल कर दिया जाता है, सच दैट नेक्स्ट जो डेटा उसे पढ़ना हो वो भी पहले ही अवेलेबल हो जाए। एक और फिक्स है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। सिस्टम पूरा फेल होने की जगह थोड़ा कम फीचर के साथ काम करता रहे। जैसे Amazon में एक सेक्शन होता है रिकमेंडेड फॉर यू। अगर रिकमेंडेशंस सर्विस स्लो है
तो हाइड कर दो रिकमेंडेड फॉर यू सेक्शन, पेज स्टिल लोड होगा, यूजर कैन स्टिल बाय, मतलब कुछ रिड्यूस्ड फंक्शनैलिटी के साथ भी बट सिस्टम अप है। एक दूसरा एग्जांपल सोचो, ट्विटर में अगर किसी ट्वीट पे लाइक्स है कुछ और मान लो कि लाइक सर्विस स्लो हो गया, तो जो काउंट अभी दिख रहा है उस ट्वीट पे लाइक्स का, लेट्स से 350, तो उतना ही शो करो, भले उस टाइम पे और लाइक्स आ रहे हैं बट क्योंकि लाइक सर्विस स्लो हो गया, वो तुरंत एड अप नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, जो पुराना वाला तुम्हारे पास कैश में डेटा है 350 वही दिखाते रहो। सिस्टम को अप रखना है भले विथ रिड्यूस फंक्शनैलिटी, इसको कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। तो की आइडिया ये है कि यूजर को कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एप्लीकेशन का मिल जाना चाहिए। परफेक्ट रेस्पॉन्स के लिए वेट मत करवाओ यूजर को। तो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन टेल लैटेंसी को यूजर विजिबल फीचर बनने से रोकती है, क्योंकि यूजर को वो चीजें दिखाएगा ही नहीं जो काम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, और भी कुछ टेक्निक्स होते हैं टेल लैटेंसी एम्प्लीफिकेशन से बचने के लिए। पहला है टाइम आउट। स्लो सर्विस का वेट मत करो, ये हमने देखा है सेकेंड वीडियो में। अब हेच टू रिक्वेस्ट क्या होता है कि तुम एक ही रिक्वेस्ट के लिए, एक यूजर रिक्वेस्ट आया उसके लिए 2 जगह रिक्वेस्ट भेजो, मतलब 2 रिक्वेस्ट में उसको स्पॉन कर दो सेम ही रिक्वेस्ट, और जिससे फास्ट रिस्पॉन्स आ जाए। मान लो ये 2 मिलीसेकंड में रिजल्ट लेके आ गया और ये 5 मिलीसेकंड लिया, तो जिससे पहले रिजल्ट आ गया वो लेके रिजल्ट दिखा दो यूजर को। यूजर को वेट मत करवाओ बहुत ज्यादा। तो गुड यूजर एक्सपीरियंस ही की है बिजनेस के लिए, जिससे बिजनेस चलेगा। तीसरा है सर्किट ब्रेकर। रिपीटेडली स्लो सर्विस को टेम्पररीली ब्लॉक करो, ये हमने देखा है सेकेंड वीडियो में भी। बल्क हेड मतलब एक स्लो कंपोनेंट दूसरे को डाउन ना करे तो थ्रेड पूल को डिवाइड करो, ये भी हमने देखा है सेकेंड वीडियो में। कैशिंग मतलब रिपीट वर्क अवॉइड करो, और एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग मतलब यूजर को ब्लॉक मत करो। इसके भी क्वेश्चंस हैं। फॉर एनी क्वेश्चंस डू मेंशन इट इन द कमेंट्स एंड आई विल कम बैक टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इज